अब हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह मौजूद हैं। सुबह से ही आज इनका जनता दरबार लगा हुआ है। सुबह से लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और साथ साथ मंजीत सिंह इसका समाधान भी कर रहे हैं। तो मंजीत जी से मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि छपरा में जहरीली शराब पीने से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। तो क्या बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। तो मंजीत सिंह इस मामले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो छपरा में जिन लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। दुख है कि घटनाएं घटी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सारे पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद बिहार विधान सभा और विधान परिषद में उन्होंने कानून लाया और 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ। और यही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल ने यह शपथ लिया कि ना हम शराब पिएंगे ना हम पीने देंगे। और बिहार के अंदर मानव श्रृंखला बनाया गया और करोड़ों की संख्या में सभी ज़िलों में लोगों ने हाथ उठाकर यह शपथ लिया कि ना हम शराब पिएंगे ना पीने देंगे। यह कानून कितना प्रासंगिक था। आज जो जहरीली शराबों से मृत्यु हो रही है, जिन प्रदेशों में शराबबंदी कानून नहीं है, क्या वहाँ इस तरह के जहरीली शराब से मृत्यु नहीं हो रही है? आप अगर एनसीआरबी के डाटा को उठाकर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल में कई राज्य ऐसे हैं जहां जहरीली शराब से लगातार मृत्यु हो रही है। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करिए तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 से जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो कुल अब तक 2022 तक 5,11,291 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और जो मुकदमे 5,11,291 जो दर्ज हुए उसमें 6,71,218 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। यही नहीं, जो हमारा सीमावर्ती इलाका है, यूपी का हो, झारखंड का हो, जहाँ का हो, उस सीमावर्ती इलाके से जो बिहार में शराब आ रही थी और जो माफिया उत्तर प्रदेश के हैं, जो हरियाणा के हैं, जो पंजाब के हैं, जो गुड़गांव के हैं, तो हमारी पुलिस केवल पीने वाले पर ही नहीं बल्कि इन सारे माफियों पर कार्रवाई की और लगभग 7,668 दूसरे राज्यों में के जो माफिया थे, बिहार में शराब की कारोबार करते थे, हम लोग ने अब तक गिरफ्तार की है। आपको यह जानना चाहिए, चाहे आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि जो बॉर्डर इलाके में शराब पकड़े गए उसमें 2,43,66,325 लीटर जो है देशी विदेशी शराब पकड़कर और उन शराबों को विनष्ट किया गया। और इसके तहत लगभग 82,000 से अधिक जो गाड़ियों में शराब की तस्करी होती थी, हमारी पुलिस ने उस गाड़ियों को पकड़ा, उस गाड़ियों की नीलामी भी की गई। तो हर स्तर पर काम हो रहा है और सरकार लगातार यह लोगों को बता रही है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। घरेलू हिंसे बढ़ते थे, आधा से अधिक कमाई शराब की लोग शराब पीने में खर्च करते थे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे, घरेलू झगड़े होते थे, जो पौष्टिक आहार खाने चाहिए वो नहीं खा पाते थे। तो जो शराबबंदी के बाद सुधार हुआ और जो एक सर्वे आई चाणक्य लॉ का, उसमें एक सर्वे में एक बात आई कि शराबबंदी के बाद बिहार के अंदर लगभग 1,46,00,000 लोगों ने जो शराब का सेवन करते थे वह शराब छोड़ दिए। और बार बार नीतीश कुमार जी अपील करते रहे, समाज सुधार यात्रा मुख्यमंत्री जी ने किया
और समाज सुधार यात्रा में यह बताते रहे कि शराब की सेवन बहुत बुरी चीज़ है, इस स्वास्थ्य पर प्रतिकूल इसका प्रभाव होता है, इससे कई बीमारियां होती हैं, आप इसके सेवन से आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा सर, नीतीश कुमार का यह बयान आता है इस घटना के बाद कि जो पिएगा वह मरेगा। कौन नई बात है, पहले भी लोग मरते थे। तो इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू किए, लगातार बिहार की जनता को यह बताते रहे शराब की बुराइयों के बारे में, और विशेषकर बिहार की महिलाएं यह मुख्यमंत्री जी से मांग की कि भाई शराब के सेवन से किस तरह से घरों की बर्बादी हो रही है, घरेलू झगड़ा हो रहा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे हमारे प्रभावित हो रहे हैं। आप इस शराबबंदी कानून को आप लागू करिए। और मैंने कहा कि शराबबंदी कानून के लागू होने के अच्छे पहलू भी आए कि बिहार के अंदर अब तक 1,46,00,000 से अधिक लोग जो शराब के आदी हुए थे वह शराब छोड़े, उनका घर आज खुशहाल हुआ। लेकिन इस शराब जो गड़बड़ शराब है उसका कहीं ना कहीं से लोग सेवन कर रहे हैं, उससे लोगों की जान जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने अगर उसी संदर्भ में कहा कि आप शराब का गलत सेवन करिएगा तो जान जाएगा, क्या एक मुख्यमंत्री यह कहें लोगों से कि आप शराब की सेवन करिए, गलत शराब का सेवन करिए? हम विपक्ष के लोगों से यह पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि जब वह सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार जी के साथ थे, क्या बिहार के अंदर ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई थी? और जब ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जहरीली शराबे से मौत के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक स्तर पर कोई आंदोलन खड़ा किया? क्या जब वह सत्ता में थे तो चिंता इस शराबबंदी कानून का नहीं था, मरने वालों की चिंता उनकी नहीं थी। वह कभी राज्यपाल भवन मार्च नहीं किए, बल्कि सत्ता के साथ रहकर सत्ता की मलाई खाने में वह व्यस्त थे। लेकिन आज विपक्ष में चले गए, उनके लिए जो लोग मरे हैं संवेदना का विषय नहीं है, बल्कि मरे हुए व्यक्तियों पर राजनीति कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी की चिंता उस बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, और आप अपने चैनल के माध्यम से केवल बिहार की नहीं बल्कि देश की जनता को आप बताइए कि क्या हालत है देश की। अभी सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जो रिपोर्ट जमा किया केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें मादक द्रव्य का जो इस्तेमाल हो रहा है, लगभग देश के 1,58,00,000 युवा पीढ़ी के लोग अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा लोग शराब की सेवन कर रहे हैं। 5 करोड़ से अधिक लोग शराब के सेवन के बाद वह उनके स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा है। यह रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है, इसकी सुनवाई हो रही है। तो शराबबंदी पर तो मैं कहता हूं कि देश में एक नीति अब बननी चाहिए। जहां गुजरात में इतनी संख्या में नकली शराब से लोग पी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, अगर इस मॉरलिटी की बात करते हैं तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग के दिखाते। जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में शराबों से मृत्यु हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा मांगते तो होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता है, वो अपने मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन बिहार आज देश का केंद्र बिंदु इस मामले में बना है। बिहार को बदनाम करने की देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इनके तत्कालीन मंत्री जो थे राजस्व विभाग के, उनके स्कूल से शराब की बोतल बरामद हुई, और क्या उस समय हमारी पुलिस ने तो FIR की, कानूनी कार्रवाई की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने मंत्री से इस्तीफा मांगा? इनके एक MLC पटना के में शराब पीते पकड़े गए, PMCH में उनकी ब्लड टेस्टिंग हुई, शराब की पुष्टि हुई, और उन पर हमने कानूनी कार्रवाई की उत्पाद अधिनियम के तहत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अगर नैतिकता होता तो अपने उस MLC को जो शराब के सेवन में पकड़े गए, उनको क्या दल से निलंबित करती तो समाज में एक संदेश जाता। यही छपरा में सांसद के द्वारा जो एम्बुलेंस दिए गए थे, खुलेआम इसी छपरा में कई उनके एम्बुलेंसों से शराब कई पंचायतों में वितरित किया गया।
क्या कभी एक्सप्लेनेशन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद से पूछा क्या? यह दोहरी राजनीति, दोहरी चरित्र भारतीय जनता पार्टी की है, जो बिहार और देश की जनता इस बात को समझती है। अच्छा सर, अब आपके निर्वाचन क्षेत्र यानी बैकुंठपुर की बात करते हैं। 2 बार बैकुंठपुर से आप विधायक रह चुके हैं। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी जी 23 दिसंबर को बैकुंठपुर प्रखंड के सामने धरना देने वाले हैं सरकार की नीतियों को लेकर। उनका कहना है कि वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ जंगल राज की भी वापसी हुई है। तो इस धरना और प्रदर्शन को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे भी कई लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा कि मंजीत बाबू जब धरना प्रदर्शन करते थे तो आप उन्हें धरना बाबू कहा करते थे, लेकिन अब उसी तरीके से आप भी धरना प्रदर्शन करें, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धरना देना किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है। पक्ष, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, विपक्ष की तो ज़्यादा जिम्मेवारी और भूमिका होती है धरना देना, और हम भी जनता के विषयों को लेकर धरना देते रहे। लेकिन मुझको आश्चर्य होता है कि जिन लोगों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में वह आरोपित हैं, जिनके खिलाफ न्यायालय में भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट सबमिट है, वही लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनकी यह नीति हमको समझ में नहीं आ रही है। पिछले 5 वर्षों तक वह विधायक रहे। जितने बीडीओ सीओ की पदस्थापना होती थी, किनके अनुशंसा पर होती थी? क्या वह पिछले 5 वर्षों में जब विधायक थे तो उनके विधायकी काल में रामराज था इस बैकुंठपुर के इलाके में? क्या नहीं पदाधिकारी करते थे जिसके खिलाफ हम धरना पर बैठते थे, बोलते थे तो हमको कहते थे हम धरना बाबू हैं। आज क्या हो गया कि साल भर जब सत्ता में हटे तो उनको सब भ्रष्टाचार नज़र आने लगा। और किस बात का धरना? उन्होंने जितनी जनता से वादाएं की, क्या एक भी वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने सलेमपुर में कहा था कि सलेमपुर गोविंदगंज के इस गंडक नदी पर हम पुल का निर्माण करा देंगे। जनता कल भी सवाल उनसे पूछ रही थी, आज भी पूछ रही है, आगे भी पूछेगी। उन्होंने कहा था कि पूरे बैकुंठपुर के तटबंधों को पक्कीकरण की हमने केंद्र से स्वीकृति दिला दी। क्या आज एक भी तटबंध बैकुंठपुर के इलाके का पक्कीकरण का कार्य हुआ क्या? उन्होंने कहा कि सिंहासनी मंदिर को हम शिव सर्किट से जुड़वा देंगे। क्या सिंहासनी मंदिर शिव सर्किट से जुड़ा क्या? अपने रहते उन्होंने कहा कि डुमरिया घाट पुल का हमने निर्माण हम करा देंगे। 5 साल बीत गए, पुल का निर्माण हुआ क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव जीतने के पहले गरीबों को कहा कि हम तो चुनाव जीतेंगे तो हर साल 50 गरीब के बेटियों का हम विवाह कराएंगे। क्या 5 साल बीत गए, एक भी गरीबों की बेटियों की शादी विवाह हुई क्या? तो जनता से केवल उन्होंने ठग कर वोट लिया। एक बार जनता ने मौका दे दिया और धोखे में वह विधायक हो गया। तो वो दाल अब गलने वाली नहीं है, चाहे वह जिस मुद्दे पर वह धरना दे दें। क्या उनके 5 वर्षों में इलाके में जब विधायक थे हत्या नहीं हुई क्या? भ्रष्टाचार के मामले नहीं आए क्या? तो अब उनको नैतिकता नहीं है। हाँ, अब राजनीति करनी है, तो राजनीति करनी है तो भी धरना पर बैठे, मेरी शुभकामना उनको है। बैकुंठपुर की जनता आपसे जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बैकुंठपुर के लिए आपकी क्या रणनीति है? जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में यह देखा गया कि बैकुंठपुर सीट बीजेपी के खाते में चला गया, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले चुनौती 2024 की है। 25 की चिंता हम 25 में करेंगे। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वह सबसे बड़ी महागठबंधन के लिए चुनौती है, और हम उन चुनौतियों का पहले सामना करेंगे। चूँकि केंद्र में जो सरकार बैठी है वह सरकार ने देश की जनता से ये वादा किया था, और ख़ासकर युवा पीढ़ी के लोगों से वादा किया था कि जब हम केंद्र की सत्ता में आएंगे तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे। क्या यह देश अब जानना चाहता है
कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा देश की युवा पीढ़ी से किया था कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को हम रोजगार देंगे, क्या 8 सालों में देश की सरकार ने 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया क्या? जहाँ तक इनकी मंत्री स्मृति ईरानी, जब इस देश में 342 रुपये सिलेंडर गैस था तो माथे पर सिलेंडर उठा के कहती थी कि देश में महंगाई आ गया। आज 1150 गैस सिलेंडर की कीमत हो गई, हर चीज़ों की कीमत बढ़ गई, महंगाई चरम सीमा पर है, परेशान है देश का किसान, देश का नौजवान, देश के करोड़ों की गरीब आबादी महंगाई को लेकर परेशान है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से वादा किया था कि हम महंगाई देश में कम करेंगे, उसके बदले आज महंगाई बढ़ गई? यह हम लोग के सामने इस बात की चुनौती है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, नीतीश कुमार को आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं 2024 में? देखिए, पूरे नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से उनकी बात हुई और आगे भी हम देश के विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम एकजुट करेंगे, एकीकृत करेंगे और 2024 में हम लोग एकजुट होकर मुकाबला करके देश के सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हम बेदखल करेंगे। जी सर, चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कीमती समय आपका है इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने अपनी समस्याओं को लेकर और सुबह से ही इनकी समस्याओं का आप निराकरण कर रहे हैं। फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।